सो हेलो बच्चा, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा, आपके सामने यहाँ पर आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वो सारे सवाल है जो हमसे जेईई मेन 2026 अप्रैल अटेम्प्ट में हमसे पूछे गए थे। और इसका ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है, आपके सामने यहाँ पर 4 सिंपल स्टेप्स है, फॉलो कीजिए, आपको ये सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने अपने चैनल पे 2020 से लेके 2026 के एवरी सिंगल क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ये आपको जेईई मेंस के है, आपको एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं तो उनका भी यहां पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तो वो भी आपके पास यहां पर है, चाहे वो आपको पीवाईक्यूज हो या फिर आपको वो नॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। ठीक है। सभी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल सा नियम है, अगर आपको इस चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा भी है तो आप इसको +4 -1 के रूल के हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। सही होता है तो अपने आप को +4 दो, गलत होता है तो अपने आप को -1 दो, और अपना स्कोर जो भी आता है नीचे आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। कौन कौन सा सवाल आपका सही हुआ, कौन सा गलत हुआ, किसको आप दोबारा से रिवाइज करना चाहोगे, ये मार्क कर दीजिएगा आप। ठीक है, आपके खुद के रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में हमसे ये पूछा गया था। क्या कह रहा है? 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स S1 एंड S2 ऑफ रेडियाई 8 एंड 18 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि आपके पास ये दो जो स्फीयर्स है ना, पहली बात तो कंडक्टिंग स्फीयर्स है, और इन दोनों स्फीयर्स को आपने एक वायर से ना कनेक्ट किया हुआ है। आपने वायर से कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोनों पे शुरुआत में जो भी चार्ज रहा होगा, फाइनली दोनों के सरफेस पे चार्जेस कुछ इस प्रकार से आ गए होंगे सो दैट दोनों के सरफेस का पोटेंशियल सेम हो जाए, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद अ वायर ओवर हियर। हमसे पूछता है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ S1 एंड S2 स्फीयर्स आर दिस मच एंड दिस मच, द वैल्यू ऑफ दिस इज हाउ मच। अगर इसके सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता हो, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता हो, तो दोनों का हमसे रेशियो पूछ रहा है। ठीक है। इस प्रकार के सवालों में हम कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि भैया इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ इसके खुद का इंडिपेंडेंट के वजह से है, इसके वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। यू कैन अज्यूम देम टू बी डिस्टेंट अपार्ट, है ना। हालांकि लिख देता तो और बेटर क्लैरिटी रहता है, लेकिन ये कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए। तो हम यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं सरफेस 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन सरफेस 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू योर सरफेस 1 पे क्या हो जाएगा, KQ, इसका रेडियस R1 पकड़ लो, इसका रेडियस R2 पकड़ लो, तो भैया KQ1 अपॉन R1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा KQ2 अपॉन R2 का स्क्वायर। लेकिन मजे की बात यह है कि यहां पर जो KQ1, इस R1 स्क्वायर में से हम एक R1 को निकाल सकते हैं। तो KQ बाई R1 क्या है, इसके सरफेस का पोटेंशियल, राइट। एक R1 बच गया, और यहां पर KQ बाई R2 क्या है, इसके सरफेस का पोटेंशियल। लेकिन सर, क्योंकि दोनों एक वायर से कनेक्टेड है तो दोनों के ही सरफेस का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, यानी ये दोनों V और V आपस में मर जाएगा। तो आपको बचेगा R2 बाई R1, यानी बड़ा वाला रेडियस अपॉन छोटा वाला रेडियस। तो ये हमको निकल कर आ रहा है 9/4, विच इज योर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है मेरी बात? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? डाइपोल का सवाल है। डाइपोल का सवाल है। आपके पास इस प्रश्न में 2 शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है हैविंग डाइपोल मोमेंट P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली प्लेस्ड विद द एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एज शोन इन द फिगर। तो मेरे पास एक डाइपोल ये रहा, डाइपोल का डायरेक्शन कहां से कहां है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और एक डाइपोल मेरे पास है ये वाला, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है। ए वाला जो डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट कहता है P1 है, और बी वाले का कहता है कि P2 है। ये मेरे पास एक पॉइंट X है। सपोज कीजिए कि भैया यहां से इसकी जो दूरी है दैट इज योर स्मॉल r। ठीक है, ये जो दूरी है, दिस डिस्टेंस इज योर स्मॉल r। तो भैया ये जो P2 वाला है ना, इसके लिए ये पॉइंट एक इक्वेटोरियल लोकेशन है। तो P2 के वजह से X पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इक्वेटोरियल पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन के अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, PK बाई R3। तो भैया PK अपॉन R3, और इस वाले के लिए ये एक एक्सियल लोकेशन है। डायरेक्शन वुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड
P1 के वजह से इधर ही होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2P1K डिवाइडेड बाई योर R का क्यूब। ठीक बात है। अब इन दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स का एक रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमसे कहता है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स O and X। यानी इस वाले लाइन और इस वाले लाइन के बीच का जो एंगल है वो हमको प्रश्न में 60 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि जो tan 60 डिग्री होगा दैट इज गोइंग टू बी बेसिकली दिस अपॉन दिस। भैया ये आपको रिजल्टेंट है ना, ये आपको रिजल्टेंट है, ये वाला वेक्टर ऐसे है, ये रिजल्टेंट मेरा ऐसे है और ये वाले वेक्टर को हम ऐसे बना सकते हैं। तो ये जो tan 60 डिग्री होगा ये क्या होगा, P/B होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है सर। तो मेरा जो P है वो इतना है, दिस इज योर P2K डिवाइडेड बाई R क्यूब और मेरा बेस है 2P1K अपॉन R क्यूब। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि मेरा के आर क्यूब मरेगा। आपके पास जो tan 60 डिग्री है दैट इज नथिंग बट √3, तो हमको चाहिए P2/P1। तो क्या अपने को P2/P1 2 इंटू √3 दिख रहा है क्या? ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखते हैं कि भैया क्या बोल रहा है सवाल के अंदर। 2 मेटल प्लेट्स A and B आर केप्ट हॉरिजॉन्टली विथ सेपरेशन इतना विथ प्लेट A ऑन द टॉप। तो चलो एक काम करते हैं, पहले तो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स बनाते हैं। एक हॉरिजॉन्टल प्लेट ऐसे है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट ऐसे है और A वाला ऊपर है और B वाला नीचे है। इनके बीच का सेपरेशन भी हमको दे रखा है। अगर इसको मैंने ऐसा D बोला है तो ये D हमको दिया हुआ है 12/π सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया। एन एटोमाइजर जेट स्प्रेज ऑयल, जिसका डेंसिटी, उस ऑयल का डेंसिटी है इतना, इसको हम लोग लिख सकते थे 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था। जिसका रेडियस है आपको 1 मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर और आपने उसको हॉरिजॉन्टली स्प्रे किया है। सो बेसिकली यहां पर तुम समझो ना कि एक ड्रॉप है, इसके पास कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रही होगी, खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो ड्रॉप है इसका कुछ खुद का मास होगा, तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी, mg। सर ग्रेविटी की बात क्यों कर रहे हो भैया? हमको यहां पर दे रखा है कि ग्रेविटी लेनी है। अच्छा, ऑल ऑयल ड्रॉपलेट कैरीज अ चार्ज ऑफ 5 नैनोकूलम। इसके पास कुछ चार्ज भी है 5 नैनोकूलम। The potentials VA and VB are required on plates A and B। तो प्लेट A का कुछ पोटेंशियल होगा, प्लेट B का कुछ पोटेंशियल होगा। To ensure the droplet do not descend, आपने इसको अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है तो हम नहीं चाहते हैं कि ये जो ड्रॉपलेट है वो ऐसे नीचे की तरफ डिसेंड करे। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ VA and VB इज गोइंग टू बी हाउ मच। अच्छा, तो देखिए कहीं ना कहीं ये सवाल जो है ना चाहता है कि आपका ये जो ड्रॉपलेट है ना वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो व्हाट वी वुड वांट कि mg को कोई काउंटर करने के लिए हो, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए आपको B से A के तरफ। ठीक बात है, और इलेक्ट्रिक फील्ड B से A की तरफ तभी होगा जब VB जो होगा वो VA से ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा इस प्रकार से, विच इज योर Q इंटू E। द पोटेंशियल इतना एंड इतना रिक्वायर्ड टू एंश्योर द ड्रॉपलेट्स डू नॉट डिसेंड। हालांकि ये डिसेंड वर्ड से बेहतर रहता कि भैया इट मूव्स हॉरिजॉन्टली ओनली, क्योंकि अगर हम QE को mg से ज्यादा कर देंगे तो ये आपको ऊपर की तरफ चल जाएगा, यानी कि ये असेंड करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे असेंड के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। सो इट शुड बी बेटर रिटन एज कि भैया इट मूव्स हॉरिजॉन्टली ओनली, ताकि इस पे हम नेट फोर्स को जीरो कर सके। ठीक बात है सर। तो सर हमको यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज है दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ठीक, अच्छा, और मास क्या होगा? डेंसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट, वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉपलेट 4/3 r³ इनटू ग्रेविटी। और हम तो कह रहे हैं कि इसको भी थोड़ा सा बेटर करो। इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम क्या लिखोगे?
इलेक्ट्रिक फील्ड, what would be your electric field? That would be your potential difference upon this distance d, यानी कि VB माइनस VA जो भी आपको आता है, it is some delta V. So this electric field could be written as your delta V upon this particular distance, that is your d over here. ध्यान से देखिए. अच्छा, हमसे पूछा गया था कि VA और VB की क्या आपको वैल्यूज यहां पर पॉसिबल है. तो सबसे पहले डेल्टा वी निकाल लो. डेल्टा वी इज इक्वल टू योर रो, लेट मी राइट द वैल्यूज. रो की वैल्यू है 1500, यहाँ पर लिखा 1500, ये हमको हो जाएगा 4/3, और पाई को 22/7 लिख दो. फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो. रेडियस मेरे को 10⁻³ है, तो इसको हम 10⁻⁹ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्यूब है. ग्रेविटी हमको यहाँ पर 10 हो जाएगा. ये डी भी इधर जाके मल्टीप्लाई ही होने वाला है और डी की वैल्यू इतनी है. अच्छा, पाई मेरा मरेगा तो इसको हटाओ यहाँ से, ये पाई है ना, और ये हमको हो जाएगा 12/पाई इंटू 10⁻⁻², और होल डिवाइडेड बाई चार्ज नीचे आएगा. तो चार्ज अपने को कितना है, चार्ज अपने को कितना है 5 नानो कूलम. सो 5 इंटू 10⁻⁻⁹. देखिए क्या मर रहा है, ये हमको मरेगा, पाई से पाई हमको मरेगा, एंड उसके बाद 10⁻⁻² और ये दोनों अपने को मरेगा, और कुछ 5 3 और ये वाला 3 फिर इस 3 को मार देगा. ठीक है, आपके पास 4 बच रहा है, 12 बच रहा है और 10 बच रहा है, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं 480 हो रहा है. तो हमको 480 शुड बी दी पोटेंशियल डिफरेंस. तो हमको अगर यहाँ पर VA VB पूछ रहा है तो VA और VB का डिफरेंस 480 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है. तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है. अब इन दोनों में भी अगर तुम ध्यान से देखो तो VB जो है वो बड़ा होना चाहिए, यानी कि VB शुड बी और 580, और यहाँ पर VA 580 दे दिया है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है. यानी भैया हमारे लिए थर्ड का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही जवाब हो जाएगा. तो कैलकुलेशन भी है, कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, जो आपने पढ़ा है वही इसमें लग रहा है, लेकिन लगाना था. देखिए 2 पॉइंट चार्जेस 8 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम. लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली. एक चार्ज यहाँ पर है, दिस इज योर 8 माइक्रोकूलम, और ये है -2 माइक्रोकूलम. इसका कोऑर्डिनेट है 2 सेंटीमीटर और इसका कोऑर्डिनेट है 4 सेंटीमीटर. The ratio of electric flux due to these charges through the sphere of radii 3 and 5. 3 सेंटीमीटर का जो स्फीयर होगा, इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसा होगा, और जो 5 सेंटीमीटर का स्फीयर होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा. समझ रहे हो, ये तो आपको एकदम सिंपल सवाल हो गया भाई साहब. यहाँ पर ये हो गया एक ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस 3 होगा, तभी तो 2 और 4 के बीच में बनाया हमने. तो इससे अगर मैं फ्लक्स पूछूं, अगर मैं φ1 पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, इसके अंदर कितना चार्ज है, बस 8 ही तो है. सो 8/ε0. लेकिन अगर मैं इस वाले पिंक वाले स्फीयर से पूछूंगा तो इसके अंदर 8 और -2 दोनों है, तो इफेक्टिवली चार्ज कितना हो गया है, 6. तो हमसे पूछ रहा है कि भैया द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दीज टू. सो बेसिकली दिस अपॉन दिस पूछ रहा है ना, तो एप्सिलॉन आपको मरेगा, 8/6 कितना होगा, 4/3, जो कि हमको मेरे ऑप्शन नंबर 3 में है. देख लीजिए, सिंपल है, फिर भी हम एकदम डिटेल में ड्रॉ करके दिखा दिया है एक बार के लिए. अच्छा, आपके पास सवाल में कहता है अ रिजिड डाइपोल अंडरगोज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स सेंटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस मच. अगर इसके अलावा हम यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इंट्रोड्यूस कर दे उसी रीजन में, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अप्रोक्सीमेटली. आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल है ना, तो डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको SHM करता है. आप क्या करते हो डेरिवेशन के लिए, डाइपोल को हल्का सा थीटा से, वेयर थीटा इज वेरी स्मॉल, आप इसको ऐसा घुमा देते हो. फिर इसके ऊपर आपको टॉर्क लगता है, तो आप लिखते हो कि भैया टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा एंड द टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल टू I इंटू अल्फा. I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डाइपोल.
और क्योंकि एंगल थीटा बहुत छोटा है तो हम साइन थीटा को थीटा लिख देते थे, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपको आ जाती है। हालांकि ये रिजल्ट याद होता है बच्चों को, फिर भी हम एक बार करके दिखा रहे हैं। सही बात है। तो आपने यहां पर डिटरमाइन कर लिया है अल्फा सम वैल्यू ओवर हियर एंड दिस इज योर थीटा। जैसे हम लोग लीनियर एसएचएम में a एज अ फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू सम कांस्टेंट जो हमारे लिए ओमेगा स्क्वायर होगा इनटू x, तो उसी प्रकार से यहां पर भी नेगेटिव साइन आता है आपको अपोजिट सेंस के लिए, तो वो यहां पे अकाउंटेड है। तो ये जो हमारा टर्म है ना, यही हमको ओमेगा स्क्वायर है, यानी ओमेगा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू योर पीई अपॉन आई, और ओमेगा हमको हो जाएगा कितना 2 पाई एफ, यानी कि f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ पीई बाई आई। अब तुम्हारा जो डाइपोल है वो तो सेम ही रहा, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ना चेंज कर रहा है, तो डाइपोल मोमेंट और आई सेम है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, यानी कि हम इस सवाल के लिए कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस रिलेशन का हम लोग यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ ई नॉट है, तो जो पहले आपका फ्रीक्वेंसी है ना दैट इज सिंपली दिस मच, लेकिन बाद में अगर तुम ध्यान से देखो सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिस प्लस दिस है, ये आई कैप डायरेक्शन में है, यहां पर 2 ई नॉट जे कैप और 2 ई नॉट के कैप। तो आपका जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, आपका जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज नथिंग बट योर ई नॉट आई कैप, दिस इज योर 2 ई नॉट जे कैप प्लस 2 ई नॉट के कैप। तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो बेसिकली आपको ये 9 ई नॉट स्क्वायर, तो रूट किया तो 3 ई नॉट, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इतना। ठीक बात है। सो व्हाट इज द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया ये सी ई नॉट तुम कॉमन ले सकता था एंड रूट 3 माइनस 1, सो रूट 3 होता है 1.73 माइनस 1 एंड दिस टर्न्स आउट टू बी योर 0.73। सो जो परसेंटेज चेंज आपको हुआ है दैट इज योर चेंज, दिस इज योर सी ई नॉट मल्टीप्लाइड बाई 0.73 upon your original multiplied by your 100. So this is roughly your 73%, 73.2 to be precise, लेकिन इससे अपना काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 6। अभी समझिए, सवाल में कहता है अ थिन हाफ रिंग ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद टोटल चार्ज ऑफ Q कूलम। If the magnitude of electric field at center of the half ring is this much, then the value of charge is going to be how much? पाई बोलता है 3.14 ले लो और ये हमको एप्सिलॉन नॉट है। इसी चैनल पे ना एक आपको +4 सीरीज का प्लेलिस्ट है, उसके अंदर इस रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इक्वेशन वहां पर आपको डिराइव्ड है। आपका जो एक इनफाइनाइट या फिर रादर आपका जो फाइनाइट वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, एक आप लेते हो वायर के परपेंडिकुलर और एक आप लेते हो वायर के पैरेलल, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आपको डिराइव हो जाता है। कोई भी रैंडम शेप का आपको आर्क हो, कोई भी रैंडम शेप का आपको यहां पर आर्क हो, आपके पास कोई भी लोकेशन हो, इस प्रकार से समझिएगा, है ना, ये एंगल θ1 हो सकता है, ये आपको θ2 हो सकता है। तो यहां पर भी आप दो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से, एक E1 हो गया है, एक आपको E2 हो गया है, इस प्रकार से दो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख सकते हैं। और ये दोनों भी आपको वही वैल्यूज निकल कर आती है कि भैया एक आपको k लैम्डा बाई, यहाँ पर d की जगह ये रेडियस हो जाएगा, दिस इज योर साइन θ1 प्लस साइन θ2 कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। सिमिलर स्टाइल में आएगा, वो अभी हम डिराइव करके नहीं दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को ये चीज का आइडिया है, राइट, तो वो इस सवाल को डायरेक्टली फॉर्मूला से कर सकता है, नहीं तो आप इसको फिर बेसिक तरीके से डिराइव भी कर सकते हैं कि तुम्हारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, प्रॉपर सेमी सर्कुलर रिंग है इस प्रकार से, और इसके ऊपर टोटल चार्ज जो है तुमको Q दे रखा है। ठीक है, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, समझना मेरी बात को।
आपके पास इस प्रकार का सिचुएशन है। तो आपको अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो तुम क्या करोगे, तुम थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लोगे। आप थीटा पे जाके डी थीटा एक एलिमेंट लिया यहां पर, ये जो है ना, ये इस पे मान लेते हैं आपको कुछ डी क्यू चार्ज है। अब इस चार्ज के वजह से यहां पर आपको इस डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दैट इज योर डीई, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ना दो कंपोनेंट है, एक आपको इधर और एक आपको इधर। अगर ये एंगल थीटा लिया था तो ये एंगल थीटा है, दिस इज योर डीई साइन थीटा। तो आपको सिर्फ डीई साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है। क्यों? क्योंकि जैसा एलिमेंट यहाँ है वैसा एलिमेंट यहाँ भी है, तो ये भी आपको इस डी क्यू के वजह से भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसका एक कंपोनेंट ये होगा, तो ये कंपोनेंट इसको कैंसिल आउट करेगा। तो सिर्फ यही वाला जो कंपोनेंट है वही आपको बार बार ऐड होता चला जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वी हैव टू इंटीग्रेट डीई साइन थीटा। नाउ व्हाट इज डीई? डीई इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डी क्यू चार्ज, यानी कि k टाइम्स योर डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ये हमारा डिस्टेंस क्या है, r ही तो है। ये हमको हो गया डीई मल्टीप्लाइड बाई योर साइन थीटा। नाउ व्हाट इज योर डी क्यू चार्ज? व्हाट इज डी क्यू चार्ज? पूरे पाई रेडियन पे आपको डी क्यू चार्ज है। तो ये जो डी थीटा, सॉरी, पूरे पाई रेडियन पे आपको क्यू चार्ज है, तो ये जो डी थीटा सबटेंडिंग है उस पे कितना चार्ज होगा, क्यू अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई योर डी थीटा। तो यहां से हमको दिखाई दे रहा है दिस इज योर के अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू की जगह हम लोग लिखेंगे क्यू अपॉन पाई, दिस इज योर डी थीटा एंड दिस इज योर साइन थीटा। लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से लेके पाई तक के लिए। तो जीरो से लेके पाई तक के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये वाला टर्म आपको बाहर आएगा, कांस्टेंट है के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, दिस इज योर साइन थीटा डी थीटा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको माइनस कॉस थीटा, लिमिट जीरो से पाई, इंटीग्रेट किया यू विल गेट 2k क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक बात है सर। अगर हम लोग डायरेक्टली इसका रिजल्ट इस्तेमाल करते तो रिजल्ट भी इस्तेमाल कर सकते थे। इसका अगर तुम लोग डायरेक्टली रिजल्ट इस्तेमाल करते तो तुम क्या लिखते हैं इस प्रकार के लिए। अब समझिएगा, यहाँ पर आपका ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है। तो जो एक आता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और एक होता था कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो वो वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा ना, आपके पास बचेगा सिर्फ यही वाला टर्म, राइट। तो आप लिखोगे सिर्फ के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जहां पर इंडिविजुअल थीटा क्या है 90 डिग्री एंड साइन 90 इज 1, सो बेसिकली 1 प्लस 1 हुआ ना वो। तो ये आपको कुछ नहीं 2 ही निकल कर आया, 2 के लैम्डा बाई आर, जस्ट लाइक दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर। ठीक है, अच्छा सर, लेकिन ये इसके साथ तो मैच ही नहीं कर रहा। कैसे मैच करेगा मुन्ना, कैसे मैच करेगा? लैम्डा है ना, ये लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो चार्ज और ये लेंथ कितना है, एक सेमी सर्कल है पाई आर। क्या दोनों आपस में मैच कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। तो रिजल्ट अगर ध्यान में है तो भी आप डायरेक्टली इसको कर सकते थे। खैर, एक बारी तुमने ये रिजल्ट डिटरमाइन कर लिया, उसके बाद कैलकुलेशन है, और जैसा तुम ऑप्शंस देख रहे हो इट सीम्स कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा विद अप्रॉक्सीमेशंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2kq डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। हमको चाहिए सवाल में द वैल्यू ऑफ q, सो q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू के। नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100, पाई की जगह बोलता है कि 3.14 ले लो, है ना। बाकी हम तो कहते हैं यहाँ पर 35 दिख रहा है हमको, तो एक काम करो 22/7 ही रखो इसको, और r हमको बोल रहा है कितना है 35 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट 35 इंटू 35 इंटू 10 टू द पावर -4, क्योंकि सेंटीमीटर में था, होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है ना। अच्छा, तो भैया 7 ने इसको मारा तो ये 5 हो जाएगा, 2 ने इसको मारा तो ये 11 हो जाएगा। इसके अलावा तो और कुछ कैंसिल आउट होता नहीं दिख रहा है। दिस इज योर 10 टू द पावर -2। सो यहाँ पर हमारे पास
35 into your 35 multiplied by divided by 9 into 10 to the power minus 2, और ये वाला जब ऊपर जाएगा तो 10 to the power minus 9 होगा, और हमको नैनो कूलम भी चाहिए, तो उसको नहीं लिखकर सिंपली यहाँ पर नैनो कूलम लिख देते हैं। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो उत्तर है वो आना चाहिए। 10 to the power minus 2 को अगर हम डेसिमल में यहाँ पर पुट कर दे 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 अपॉन योर 9 नैनो कूलम। अब आपको बस थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशनली देखना है कि भैया क्या अपने को रिजल्ट आ सकता है, या फिर है ना, तुम एक काम करो, तुम इसको डायरेक्टली डिवाइड ही कर दो। हम तो कह रहे हैं ये 9 4 36 यानी कि 4 के बहुत आसपास देगा, 4 से थोड़ा सा छोटा होगा। अगर हम 4 भी मान के चले तो 4 इंटू 55 इज योर 220, यानी 2.2 से थोड़ा सा छोटा हमारा आंसर होना चाहिए, और 2.2 से थोड़ा सा छोटा आंसर मेरे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है। समझ रहा है? व्हाट डिड वी डू? हमने देखा कि 35 अपॉन 9 करोगे तो 4 से थोड़ा छोटा आएगा। अगर 4 मान ले तो 4 इंटू 55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज 2.2, यानी मेरा आंसर 2.2 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, जो कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में था। अगर एक और ऑप्शन होता 2.2 से छोटा तो फिर एकदम बच्चों की तरह बेबी स्टेप्स में आप इसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। A 3 coulomb charge moves from the point this to this in an electric field expressed as this much. The work done in moving the charge is how much? तो आप इसको नॉर्मली वर्क डन के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स में जो आपका वर्क डन है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स की जगह डी आर लिखेंगे, क्योंकि मेरा एक्स वाई और खैर यहाँ पे z में कोई चेंज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट x और y में है। तो आप यहाँ पर डी आर वेक्टर को क्या लिखोगे? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड की कैप, और आपका जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। Q कितना है? 3 कूलम चार्ज, यानी 3, और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 2x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर प्लस योर 4k कैप, मतलब 6x आई कैप 9y स्क्वायर, यहाँ पे j कैप भी होगा ना, j कैप प्लस 12k कैप। ठीक है, तो यहाँ लिखो इसको, और इसको हम तो बोलते हैं डायरेक्टली डॉट ले लो इनका, तो x वाला x के साथ डॉट देगा, तो आप लिखोगे यहाँ पर इंटीग्रल 6x dx, ठीक है, प्लस j वाला j के साथ डॉट देगा, तो आपने यहां लिखना पड़ेगा 9y स्क्वायर dy इंटीग्रल प्लस, और k वाला k के साथ देगा तो आपको लिखना पड़ेगा 12dz इंटीग्रल। लिमिट कहां से कहां तक? x में तुम 0 से 5 पे जा रहे हो, y में तुम -2 से 1 पे जा रहे हो, और z में तुम -5 से 2 पर जा रहे हो। ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया तो 6x स्क्वायर बाई 2 यानी 3x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, लेकिन x पे लिमिट लगेगा 0 से 5, प्लस 9y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3y क्यूब, लेकिन y पे लिमिट लगेगा -2 से 1, प्लस 12z, और z पे लिमिट लगेगा -5 से 2। अब लिमिट लगाइए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपको 3 एक बार 1 रखा, -2 रखोगे तो -8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 + 5, तो ये हमको हो रहा है 75, 9 और 3 27, और ये हो जाएगा 7, 7 और 12 कितना होता है? 7 × 12 कितना होता है? 84। ठीक है क्या? और अब क्या हो जाएगा? 5 और 7 12, 12 और 6 16, 8 और 10, और ये हमको हो जाएगा 18। तो 186 186 शुड बी द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन है बट
डुएबल सवाल है। इस प्रकार का सवाल तुम इवन वर्क एनर्जी में भी करते हो, है ना, जहां पे एफ डॉट डी आर करना पड़ता है, नॉट जस्ट डी एक्स। अच्छा, the electric potential as a function of x and y is given as this much, the electric field at a point this much is how much। very standard directly formula based question है, partial differentiation का सवाल है। electric field is equal to minus del v upon del x I cap माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप। z का मतलब नहीं, क्योंकि यहां पर z है ही नहीं, है ना। इसको तुम क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। अब समझिए, इसका मतलब होता है, नेगेटिव साइन बाहर छोड़ दो, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट। तो y इस समय कांस्टेंट है, 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चुपचाप से 10x। ठीक बात है सर। और ये आई कैप तो था ही माइनस, फिर सिर्फ ये वाला डिफरेंशिएट होगा अब, तो माइनस 10y जे कैप। तो ये हमको हो जाएगा माइनस 10x आई कैप प्लस 10y जे कैप। लेकिन x और y क्या होना चाहिए, 2 और 3, तो यहां पर x की जगह 2 डाला, तो माइनस 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है एकदम। चलिए, आज के सेशन का आखिरी सवाल है। यहां तक पहुंच गए हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, नए हो तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 point charges Q1 and Q2 are placed at this and this. Force on charge Q2 is how much? तो ये आपको बेसिकली वेक्टर फॉर्म में लिखना है। समझिए, डायरेक्टली अगर आता है लिखने तो अच्छी बात है, हम आपको बड़ा बेसिक से फंडामेंटल से दोबारा से समझाते हैं। आपके पास एक चार्ज Q1 है, आपके पास एक चार्ज Q2 है। हमें यहाँ पर Q1 का पोजीशन वेक्टर दिया है, हमें यहाँ पर Q2 का पोजीशन वेक्टर दिया है। ये हमको R1 वेक्टर है, ये हमको R2 वेक्टर है ना, ये मेरा R1 वेक्टर है और ये मेरा R2 वेक्टर है। अच्छा, हमको चाहिए व्हाट इज द फोर्स ऑन Q2। कौन अप्लाई करेगा Q2 पे फोर्स, Q1 अप्लाई करेगा। सो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, है ना। और जब Q2 पे फोर्स पूछ रहा हो तो दिस इज योर वेक्टर। अच्छा, मुझे ये वाला वेक्टर R चाहिए। ठीक बात है सर। अब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, दिस इज योर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज द फोर्स ओवर हियर। तो ये वाला जो फोर्स है, इसको फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ F लिख देते हैं। तो ये जो मेरा फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, पहले तो आप लिखो फोर्स का KQ1 Q2 अपॉन ये जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इसी वेक्टर के अलोंग आपका एक यूनिट वेक्टर ले लो, यूनिट वेक्टर। सो वी कैन राइट दिस एज KQ1 Q2। इसको हम लोग लिख सकते थे वेक्टर अपॉन इट्स ओन मैग्नीट्यूड, यही ना होता है आपका यूनिट वेक्टर। तो अगर हम नीचे में एक R लिख रहे हैं तो वो वाला R इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड यू विल गेट हियर R3। तो वी कैन यूज दिस एज योर स्टैंडर्ड रिजल्ट ओवर हियर। लेकिन वेक्टर फॉर्म में जब इस्तेमाल करते हो ना, तो सब कुछ विद साइन डालना है। अगर Q1 Q2 का कोई साइन है तो आपको वो साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर ये R वेक्टर कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1, है ना। डाउट होता है तो यहां पर लगा लो ट्राइंगल लॉ, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर शुड बी इक्वल टू योर दिस वेक्टर। वहां से रीअरेंज करोगे तो तुमको ये वाला चीज निकल के आएगा कि भैया R वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं ये R वेक्टर को कैलकुलेट कर लिया जाए। ये मेरा R2 है ना, दिस माइनस दिस कर ही लो। तो ये आपको हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस माइनस 2j कैप एंड माइनस 2k कैप। यानी कि अगर मेरे से कोई R का मैग्नीट्यूड पूछेगा सो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जो कि हमको 3 निकल के आएगा। ठीक है ना। सो R की मैग्नीट्यूड 3 है और R जो वेक्टर फॉर्म में है वो हमको माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप है। ठीक है। नाउ वी हैव कलेक्टेड ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू फाइंड द रिजल्ट ओवर हियर। तो मेरा जो फोर्स हो जाएगा दैट इज इक्वल टू योर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट। एक 3 है लेकिन एक -4 है, तो इफेक्टिवली कितना हो जाएगा, -12 ना जी, माइनस यहाँ पर लगा देते माइनस साइन,
12 और 10 टू द पावर -12 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी -6 आएगा, इसका भी -6 आएगा, डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और यहां पर आप लिखोगे -i कैप -2j कैप -2k कैप। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमको हो जाएगा 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अगर हम इस 4 और इस माइनस को अंदर भेज दें, ठीक है ना, तो ये हमको हो जाएगा 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 8k कैप मल्टीप्लाइड बाई योर 10 टू द पावर -3 न्यूटन। और केयरफुली देखने पे पता चलता है कि ये मेरे ऑप्शन नंबर 2 के साथ भली भांति मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।